नमस्ते भाइयों। आज का जो दिन है उसका एक विशेष महत्व है। मतलब कल 10 जून ये अपना विश्व भर में भारत अल्कोहलिक्स एनोनिमस का स्थापना दिन करके मनाया जाता है। आप सभी इस बात के साथ में मतलब आप जानते ही हो। इसकी जो कहानी है, कई सारे लोगों ने ये भी पढ़ी होगी, कई सारे लोगों ने ये भी जानी होगी, लेकिन कुछ हमारे बीच में नए भाई होंगे, शायद वो विशेष रूप से इसको जानते नहीं होंगे। इनके लिए मैं बता दूं कि हमारे संस्थापक, पहले संस्थापक जो बिल डब्ल्यू के नाम से जाने जाते हैं, ये शराब से कुछ समय से दूर चल रहे थे। इनको बहुत बुरी तरह से इनकी हालत बिगड़ चुकी थी। जब ही उनका आखिरी जो ड्रिंक उनका हुआ तो टाउन्स हॉस्पिटल में वो भर्ती थे, और वहां पर उस रूम में जो आखिरी दफा जब भी वो एडमिट हुए, उस रूम में उनको एक साक्षात्कार जैसा अनुभव हुआ। वो कहते हैं, उनके अनुभव में देखने को जाए तो उनको ऐसे लगा जैसे वो किसी पर्वत के ऊपर खड़े हैं और बहुत मतलब ऐसे आध्यात्मिक वारा जिसको कहते हैं, वो बह रहा है। और उनको ऐसे लगा कि अब मेरे में से पूरा ऑब्सेशन निकाल दिया गया है। उन्हीं के मन में वो समय एक विचार आया कि अगर ये मुझे हुआ, ये जो आध्यात्मिक अनुभव है, ये अगर मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊंगा तो हो सकता है मेरे जैसे जो बिल्कुल खराब अवस्था में पीने वाले जो लोग हैं, उनको भी इसमें से शायद मार्ग मिल सकता है। अगले दिन जब भी उन्होंने विलियम सिल्कवर्थ, डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ, जो उनके ट्रीटमेंट कर रहे थे टाउन्स हॉस्पिटल में, उनको बात किया कि विलियम सिल्कवर्थ ने बाय द वे बिल डब्ल्यू के केस पेपर के ऊपर होपलेस अल्कोहलिक करके रिमार्क पास किया था, और उन्हें सरप्राइज लगा। वो कहते हैं कि मैं मैन ऑफ साइंस हूँ, तुम्हारे को ये जो अनुभव हुआ इसके बारे में मैं कुछ ओपिनियन नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो कुछ भी तुम्हें अनुभव मिला, इसे पकड़ के रखो, होल्ड ऑन टू इट। और दोस्तों, वहां से शुरुआत हुई। बिल डब्ल्यू ने रोज हॉस्पिटल में जाते थे, अलग अलग शराबियों को पकड़ते थे और उनके साथ में बात करते थे। उनके साथ बात करते करते उनकी अपेक्षा ये रहती थी कि मेरे जैसा ही आध्यात्मिक अनुभव उनको भी होगा, लेकिन लोगों को आध्यात्मिक अनुभव आ नहीं रहा था, और ये आध्यात्मिकता की बातें सुनकर शराबी पक रहे थे, कंटाल रहे थे। और लगभग 6 महीने का जो पीरियड था, ये 6 महीने का पीरियड कोई भी शराबी मद्य मुक्त नहीं हो पाया था। इस वक्त उनके एक दोस्त थे, एबीटी, जिन्होंने सबसे पहली दफा बिल डब्ल्यू को बताया था कि वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जाया करते थे। तो ऑक्सफोर्ड ग्रुप ये न्यूयॉर्क स्थित एपिस्कोपल चर्च में एक मीटिंग होती थी, जहां पर एबी जाकर अपना अनुभव कथन करते हुए खुद सोबर हुए थे और सोबर रह रहे थे। और उन्होंने जाके बिल डब्ल्यू को ये कहानी बताई थी कि आई हैव फाउंड रिलीजन, मुझे कुछ धर्म मिल चुका है, मुझे एक अलग समझ मिल चुकी है धर्म के प्रति, और तुम मेरे साथ में चलो। और उनके साथ में बिल डब्ल्यू भी ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जाना शुरू किए थे। तो एबीटी और बिल, ये दोनों का प्रयास रहता था कि और लोगों से बात करें और उन्हें भी शराब से दूर होने के लिए मदद करें। लेकिन दोस्तों, कोई दूर हो नहीं रहा था, और ऐसी अवस्था आ गई थी कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे बिल डब्ल्यू। और इसी में एक दफा बिल को एक्रोन किसी बिजनेस के सिलसिले में जाने का मौका आया।
बिल डब्ल्यू एक न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर थे, और ये वो पीरियड है जब ही ग्रेट डिप्रेशन, आपको अगर सुनकर पता होगा, 1928 के आसपास एक बहुत बड़ा डिप्रेशन यानी इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया था अमेरिका में, और उसमें से उभर रही थी अमेरिका, और उसमें बहुत मार खाया था सब स्टॉक एक्सचेंज ने, सभी ब्रोकर्स ने, सब लोगों ने बहुत तकलीफ में से गुजरे थे। तो एक सौदा करने के हिसाब से बिल डब्ल्यू एक्ट्रॉन में गए थे। दिन भर वो सौदे में बिजी रहे, लेकिन कुछ बनी नहीं बात, वो सौदा भी फेल हो गया। बिल डब्ल्यू बड़ी नैराश अवस्था में वापस आ गए, और मेफ्लावर होटल में वो रुके हुए थे। वो मेफ्लावर होटल के लॉबी में वो आए, और सोच रहे थे कि अभी पूरी शाम बाकी है और मैं क्या करूं। एक तरफ बाजू में ही दरवाजा था, और वो दरवाजे के पीछे बार जैसी आवाज आ रही थी, लोगों की हंसने की, मजा मस्ती करने की आवाजें आ रही थी। तो एक तरफ उनका मन वहां पर खींच रहा था कि शायद मैं अंदर जाऊंगा और मैं थोड़ा सा लोगों से पहचान कराऊंगा और थोड़ा सा समय अच्छा जाएगा। और दूसरी तरफ उनका मन ये चेतावनी भी दे रहा था कि बिल, तुम्हें पता है कि अगर तुम अंदर जाओगे तो तुम शराब पियोगे, और पियोगे तो तुम बचोगे नहीं। तुम्हारे ऊपर ईश्वरीय कृपा हुई है, और तुम्हें अंदर जाना तुम्हारे लिए धोखा है। सो दोस्तों, बिल डब्ल्यू ने सोचा कि अभी मैं क्या करूं, जाऊं नहीं जाऊं, नहीं जाऊं। तो इसमें इतने में उनको सामने एक टेलीफोन बूथ दिखाई दिया। उन जमाने में दोस्तों याद होगा आपको भी, टेलीफोन के बूथ हुआ करते थे, पब्लिक टेलीफोन के। वैसा एक टेलीफोन बूथ उनको वो लॉबी में दिखाई दिया, और वो उनको याद आया कि चलो मैं किसी शराबी को ढूंढता हूँ और उसके साथ मैं बात करता हूँ। तो किसको कैसे शराबी ढूंढूंगा मैं, इसके लिए वो टेलीफोन बूथ में गए, और वो डायरेक्टरी में से आजू बाजू में ऑक्सफोर्ड ग्रुप की मीटिंग कहाँ चलती है ये वो देख रहे थे। और उसमें से उनको रेवरेंड टोंग का नंबर मिला, और रेवरेंड टोंग को उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि मैं ऐसे ऐसे न्यूयॉर्क से आया हुआ शराबी हूँ, और मैं किसी कार्यक्रम की वजह से शराब से दूर हूँ, ऑक्सफोर्ड ग्रुप की मदद से मैं दूर हूँ, और ये अभी मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं दूसरे किसी शराबी से बात करूं। तो वो जो रेवरेंड टंग थे, उन्होंने उसको हेनरिएटा साइबरलिंग करके, वहां के ऑक्सफोर्ड ग्रुप की एक सदस्य थी, आपको शायद याद होगा, गुडियर टायर नाम की जो कंपनी है बहुत बड़ी, इसके ओनर्स साइबरलिंग हुआ करते थे, और उनकी एक बहुत बड़ी साइबरलिंक एस्टेट करके बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हुआ करती थी, मतलब एक्रॉन के अमीरों में से उनकी गिनती हुआ करती थी। तो उन्होंने हेनरिएटा साइबरलिंक का नंबर बिल डब्ल्यू को दिया, और बिल डब्ल्यू ने हेनरिएटा को फोन किया और उनको बताया कि ऐसे ऐसे न्यूयॉर्क के ऑक्सफोर्ड ग्रुप से मैं आया हूँ, मैं शराब से दूर हूँ, और मुझे अपने आप को शराब से बचाए रखने के लिए दूसरे शराबी से बात करने की जरूरत है। तो कुछ मदद हो सकती है, कोई जानते हो क्या आप? अब हेनरिएटा साइबरलिंक का जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप था, जो जो एक्रॉन शहर में मिलता था, वहां पर और एक सदस्य थे जिनको हम बड़े प्रेम से डॉक्टर बॉब के नाम से जानते हैं। वो उस ऑक्सफोर्ड ग्रुप के सदस्य थे, बड़े धार्मिक स्वभाव के थे, वो सब कुछ वहां पर जैसे बताया जाता था हर चीज करते थे, लेकिन अपने शराब पे काबू नहीं पा रहे थे। तो वो और उनकी बीवी एनी, दोनों वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप के सदस्य होते थे, मीटिंग को कैसे वैसे लेके जाते थे, और वापस आने के बाद में वापस इनका शराब पीना चालू होता था। तो उसका याद आया हेनरिएटा साइबरलिंक को, और उसने बिल की बॉब एनी उनको फोन किया और उनको पूछा कि बॉब की अवस्था कैसी है। तो उन्होंने बोला कि फिलहाल तो वो फुल टाइट होके डिनर टेबल के नीचे सोए हुए हैं। मतलब बोले तो बोलते नहीं,
कल का बहुत ज्यादा चला, बहुत ज्यादा हुआ पीना, और उसके चक्कर में वो अभी भी टाइट है, उनकी अभी भी चालू है। तो उन्होंने कहा कि एक काम कर, कैसे भी करके उनको थोड़ा बहुत सोबर अप कर और उनको तू लेके आ मीटिंग के लिए। ऐसे एक गृहस्थ आए हैं न्यूयॉर्क से, मैं उनसे पहचान करा के देना चाहती हूँ। एनी के भी मन में थोड़ी सी आशा जग उठी। उसने डॉक्टर बॉब को कैसे वैसे जरा तैयार किया, और डॉक्टर बॉब जाना नहीं चाहते थे, वो कोई किसी को सुनना नहीं चाहते थे। लेकिन अभी हेनरिएटा ने बुलाया है और एनी की भी इतनी इच्छा है, इसके लिए वो बोले कि ठीक है, मैं 5 मिनट उस व्यक्ति से बात करूंगा, उससे ज्यादा नहीं। और आ गए। उनकी मीटिंग साइबरलिंक एस्टेट के ऊपर हुई, और बिल डब्ल्यू खुद स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर थे। डॉक्टर बॉब प्रोफेशनली डॉक्टर थे। अभी इनको ये क्या बीमारी बताते? बिल के मन में विचार आया कि अगर मैं इसको बताऊंगा कि ये बीमारी है तो ये मेरे ऊपर हंसेगा और 2 मिनट में भाग जाएगा, तो कैसे इसको समझाऊंगा मैं? तो उन्होंने सोचा कि सबसे बेहतर तरीका यही रहेगा कि मैं कैसी समस्या में से गुजरा हूं, ये मेरी स्टोरी इनको बताता हूं। शायद ये डॉक्टर है खुद ही समझ लेगा। और इस हेतु बिल डब्ल्यू ने उसको अपनी पूरी कहानी बताई। कैसे उनकी शराब की शुरुआत हुई, कैसे शराब बढ़ते चली गई, कैसे एक समय आया कि बगैर शराब के वो रह ही नहीं पा रहे थे, कैसे कई सारी कोशिशों के बावजूद, कई सारे मेडिकल ट्रीटमेंट के बावजूद, ढेर सारी कस्में, रिलीजन, ये सब चीजों के बावजूद कैसे वो अपने आप को शराब से बचा नहीं पा रहे थे, और उन्हें कैसे लग रहा था कि वो पागल होने चले हैं। लेकिन ऐसे में एक दिन कैसे ऑक्सफोर्ड ग्रुप से एबीटी उनके पास आया और उसने कैसे उनको बताया कि एक शराबी जब दूसरे शराबी से बात करता है, तो उसने जब भी मेरे से बात की, एक शराबी बनकर उसने अपनी वेदना मेरे सामने व्यक्त की, तो मेरे मन में भी इच्छा जाग उठी कि अगर ये साला ये भी जैसा आदमी शराब से दूर रह सकता है तो मैं क्यों नहीं। और वहां से वो कहते हैं कि मेरी शुरुआत हो गई और मैं खुद से जाके टाउन हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, और वो मेरा लास्ट डिटॉक्स था। और उसके बाद वहां पर मुझे एक आध्यात्मिक अनुभव हुआ, और उसके बाद में एबीटी और ऐसे कुछ चंद भाइयों की मदद से कैसे वो आज शराब से दूर है। तो इतना कहने के बाद डॉक्टर बॉब की आंखें चमक उठी। उनको भी ये जो असहायता है, एक शराबी की शराब से दूर होने की जो असहायता है, ये समझ में आ रही थी, और उनको बिल के वाणी में सच्चाई दिख रही थी कि ये अनुभव एक्चुअली ये व्यक्ति ने लिया है। ये उनको दिख रहा था, समझ रहा था। और उसमें से डॉक्टर बॉब ने बोलना शुरू किया, उन्होंने अपने अनुभव कथन किए, फिर बिल ने अनुभव कथन किए। इस प्रकार से उनकी जो चर्चा थी, उनका जो एक दूसरे के साथ बातचीत थी, जो सिर्फ 5 मिनट के कमिटमेंट के ऊपर निकली थी, वो लगभग 5.5 घंटे ये इनकी बातचीत चली दोस्तों। और अंत में जब भी वो मीटिंग खत्म हुई, तो अगले दिन एक्चुअली बिल डब्ल्यू ने दोबारा न्यूयॉर्क वापस जाना था। लेकिन डॉक्टर बॉब ने उनको रिक्वेस्ट की कि मैं भी बंद करना चाहता हूं, तुम कुछ समय मेरे साथ में क्यों नहीं रहते? और बिल डब्ल्यू ने भी उसे मान्यता दी। उनको भी वापस जाके कोई खास काम नहीं था, या कुछ नौकरी नहीं थी, या कुछ पैसा नहीं था, तो उन्होंने सोचा चलो मैं यही रुकता हूं और बॉब की मदद करता हूं, शायद इसमें ये बच जाए। और इस प्रकार बिल डब्ल्यू वहां से डॉक्टर बॉब के घर में रहने के लिए चले गए। उसके बाद में लगातार कुछ प्रयास करने के बाद रोज बिल डब्ल्यू उनको समझाते, अनुभव कथन होता, और रोज कहीं ना कहीं जाके डॉक्टर बॉब पी के वापस आ जाते। ये कुछ समय चला। बाद में डॉक्टर बॉब की सोबराइटी शुरुआत हो गई। डॉक्टर बॉब कुछ समय शराब से दूर रहे, और उनको ऐसे लगा कि ये अभी शायद वो कर पाएंगे, ऐसे लगता है। इतने में एक कॉन्फ्रेंस थी, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स की एक कॉन्फ्रेंस थी, और डॉक्टर बॉब ने कहा कि ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, मुझे ये अटेंड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए बॉब वो कॉन्फ्रेंस के लिए चले गए, और वहां पर उन्होंने बहुत शराब पी।
और वो शराब पीने के बहुत बुरी हालत में वो वापस आ गए और अपने आप को उन्होंने एक हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। और ये वहां से बिल जाके उनको छुड़ा के लेके आए। अगले दिन उनको बहुत पछतावा हुआ, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सर्जरी उनको करनी थी, तो उनके हाथ बहुत बुरी तरह से कांप रहे थे। तो उन्होंने बिल को बोला मुझे एक लास्ट ड्रिंक दे दे, और बिल ने उनको एक बियर पिलाई उनको, और वो लेकर वो ऑपरेशन थिएटर में चले गए। उन्होंने ऑपरेशन किया और फिर बिल और एन घर में रुके हुए थे। बहुत देर तक डॉक्टर बॉब लौटे नहीं। रात को इनको तो लगा कि ये गए दोबारा पीने के लिए। रात को जब ये आए तो डॉक्टर बॉब के चेहरे पे खुशी चमक रही थी। उन्होंने शराब की एक बूंद नहीं ली थी। और कहाँ गए थे तो उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि एक काम जो मैं टाल रहा था करने का वो मैं करके आया। मुझे रेस्टिट्यूशन, मुझे जाके बहुत सारे लोगों का जो मैंने नुकसान किया है उनकी माफी मांगनी थी, और वो काम मैं करके आया हूँ। और आज से मेरी मेरी सोबरिटी की शुरुआत, आज से मैं शराब को नहीं छूऊंगा। वो दिन था दोस्तों, वो डॉक्टर बॉब्स लास्ट ड्रिंक जिसे कहते हैं, वो था 10 जून 1935। तो उस दिन वो जो लास्ट ड्रिंक जो उनका था, इसके लिए उसके बाद में मरते दम तक 1950 में उनकी मृत्यु हुई। उस दम तक, उस दिन तक उन्होंने दोबारा शराब नहीं ली। इसलिए दोस्तों 10 जून 1935 को हमारा विश्व भर का अल्कोहलिक्स एनोनिमस का फाउंडेशन डे कहा जाता है। बिल डब्ल्यू ने वहीं पर रहना उनके साथ में चालू किया, और उन दोनों ने बड़े जोर से, बड़े जोर शोर से अपना ये संदेश वहन का जो कार्य है वो करना शुरू कर दिया। तो हर एक हॉस्पिटल में वो जाया करते थे, और जहां से भी केसेस आती थी कि यहाँ पर कोई शराबी एडमिट हुआ है और ये बहुत ही बेकार अवस्था में है, तो वहां पर ये दोनों जाते थे, उसके रूम में ही जाके, उसके बेड में बाजू में बैठ के उसको अपनी कहानियां सुनाते थे और उसे सोबर करने का प्रयास करते थे। ऐसे तीसरे नंबर पे जो सोबर होने वाले जो व्यक्ति थे, उनका नाम था बिल डी। उनको भी ऐसे ही हॉस्पिटल में, सेंट थॉमस हॉस्पिटल के बेड के ऊपर बॉब और बिल ने मैसेज दिया। आप कई लोगों ने एक फोटोग्राफ देखा होगा हमारे मैगजीन्स में, एक ड्राइंग, लाइन ड्राइंग, ऐसे कैरिकेचर जैसा ड्रॉ किया हुआ रहता है, जैसे एक आदमी बेड पे बैठा हुआ है और दो आदमी उसके बाजू में खड़े रह के उसके साथ बात कर रहे हैं। वो जो है वो हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो बिल डी को जो 12 स्टेप कॉल किया था वो उसका। बिल डी ये बहुत ही आक्रामक वक्ता थे, बहुत अच्छी बातें करते थे, और उन्होंने और डॉक्टर बॉब ने एक्रोन में बड़ी मात्रा में लोगों के साथ में काम करके उनको संदेशा देके उनको मद्य मुक्त करने का काम चालू किया। और न्यूयॉर्क वापस आ गए बिल डब्ल्यू, और न्यूयॉर्क में आकर अपने जो पुराने लोगों के साथ में जो काम किया था, अभी उनको ये नया तरीका सूझा था, समझ में आया था कि जब भी एक शराबी दूसरे शराबी के साथ में बात करता है तो बात करने वाला और सुनने वाला दोनों शराब से दूर रह पाते हैं। ये उनको एक मैजिक का मंत्र मिल चुका था, और इसी मंत्र को आजमाते आजमाते उन्होंने न्यूयॉर्क में भी बड़ी मात्रा में संदेश वहन करना शुरू कर दिया। बहुत जल्द कुछ न्यूयॉर्क का ग्रुप बन गया और एक्रोन का ग्रुप बन गया। शुरुआत में बहुत कम लोग हुआ करते थे दोस्तों, लगभग 17 लोग सोबर हुए थे न्यूयॉर्क और एक्रोन मिलके। तभी एक मीटिंग उन्होंने की कि हम लोग आगे, ये हम लोग अभी 17 लोग सोबर हो चुके हैं, तो अगर ये काम ऐसा ही बढ़ना है तो हमें कुछ प्लान करना पड़ेगा।
और वो जो प्लान उन्होंने बनाया, उनके सपने बहुत बड़े बड़े थे। उसमें से एक उनका सपना था कि हम अपने अनुभव की एक किताब लिखना चाहिए। दूसरा उनका एक विचार था कि हम शराबी लोगों के लिए, शराबी लोगों को कोई हॉस्पिटलाइज नहीं करता, उनको समझता नहीं है, उनके लिए विशेष रूप से हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए। शराबियों को बिना वजह से नौकरियों से निकाला जाता है, या उनको समाज में बराबर ट्रीटमेंट नहीं मिलता, तो शराबियों को नौकरी मिले, शराबियों के कुटुंबियों को मदद मिले, इस प्रकार के भी हमने कार्यक्रम करने चाहिए। ऐसे कई सारी योजनाएं वो मीटिंग में अप्रैल 1937 में बनी हुई है, मीटिंग में उनकी चर्चा हुई। उनमें से बाकी तो कुछ नहीं हो पाया दोस्तों, लेकिन जो ए के अनुभवों की किताब लिखने का जो काम था, ये काम उसके बाद में बिल डब्ल्यू ने शुरू कर दिया। धीरे 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 क्लीवलैंड समूह की निर्मित हो गई। एक सदस्य जो क्लीवलैंड से एक्रोन आया करते थे, 20 मील दूरी पर उनका शहर था, वहां से एक्रोन में मीटिंग में आते थे। धीरे 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 जब क्लीवलैंड में भी 2-3 रिकवरी हो गई, तो क्लीवलैंड समूह की निर्मित हो गई, और लगभग 41 लोग जब शराब से दूर थे, तब उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि हम शायद सही ट्रैक पे है, और ये इसी ढंग से एक श्रृंखला बननी चाहिए। यानी एक शराबी दूसरे शराबी से बात करेगा, वो शराबी को उसके शराबियत में से बाहर निकालने के लिए, यानी उसको डिटॉक्सिफाई, शरीर में से शराब निकालना, ये पहला हिस्सा है। उन दिनों वो घर में ही रख लेते थे, उसको नर्सिंग करते थे, उसको खाना खिलाते थे, कई बार उसके फैमिली के साथ में उसको बुलवा लेते थे, और फैमिलीज एक दूसरे के घर पे जाते हुए एक दूसरे को बचाते बचाते ये संख्या बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई, और 1938 के आसपास, स्प्रिंग ऑफ 1938, टोटल रिकवरीज लगभग 100 के घर में थी। कुछ लोगों का मानना है कि लगभग 75-80 ही थी, लेकिन किताब लिखने के लिए 75-80 ऐसी ऑड नंबर डालना ठीक नहीं लगता है, इसके लिए 100 का आंकड़ा निश्चित किया गया। मैं नहीं जानता इतिहास क्या है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 1938 के स्प्रिंग के आसपास लगभग 100 लोगों की रिकवरी थी, और ये सभी के अनुभव जो थे उनको लिख के बुलाया गया, और ये सभी अनुभवों में से जो हमारी सीख थी, ये सीख को बिल डब्ल्यू ने अलग अलग चैप्टरों में उतारते हुए, ये इसी समय में स्प्रिंग ऑफ 1938 में जो ये 12 कदम है, 12 स्टेप रिकवरी प्रोग्राम जो हम बोलते हैं, वो 12 कदम भी स्प्रिंग ऑफ 1938 में लिखे गए थे। तो ऐसे ये सब चैप्टर, एक एक चैप्टर बनाया जाता था, फिर वो चैप्टर न्यूयॉर्क ग्रुप में उसी की कॉपी, एक्रोन ग्रुप में उसी की कॉपी, क्लीवलैंड ग्रुप में, ऐसा भेज के उनके सजेशन चेंजेस लेके सभी की अनुमति से, भले प्रिंसिपल लेखन जो था, मुख्य लेखन जो था वो बिल डब्ल्यू का किया हुआ है, लेकिन कई सारे पैसेजेस, कई सारे छोटे मोटे स्टोरीज, कहानियां जो है, वो कई सारे अन्य सदस्यों के भी कंट्रीब्यूट की गई है। इनके सभी के अनुभवों का मिलकर जो किताब बनी, वो किताब का नाम अल्कोहलिक्स एनोनिमस रखा गया, और इसीलिए ये किताब जब ये पब्लिश हुई 1939 में, उसके बाद में हमारी संगठन का नाम अल्कोहलिक्स एनोनिमस हुआ। उसके पहले हमारी संगठन का कोई नाम नहीं था। 1937 तक लगभग हम ऑक्सफोर्ड ग्रुप के नाम से ही चलते थे, लेकिन 37 में हमारे शराबी लोग ऑक्सफोर्ड ग्रुप से अलग हो गए और अलग मीटिंग्स करना चालू कर दी। ऑक्सफोर्ड ग्रुप के साथ में हमारी जो एसोसिएशन थी वो बंद हो गई, और हमने अपना अलग से कार्यक्रम और अलग से मीटिंग्स करना चालू कर दिए। लेकिन वो जो पीरियड था, वो पीरियड में हमारा कोई नाम नहीं था, हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, हमारी कोई पहचान नहीं थी, और ये जो पहचान है, ये हमारी किताब छपने के बाद में ही हमें प्राप्त हुई। तो दोस्तों, ये सभी जो है उसके बाद में फैलते 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 आज विश्व भर में 185 देशों में 40 लाख से अधिक मात्रा में शराबी इस कार्यक्रम की मदद से मद्य मुक्त है और आनंदी जीवन जी रहे हैं। उसी में से, उन सब में से एक लाभदायी मैं भी हूँ, और इसलिए बहुत बहुत ग्रेटफुल महसूस कर रहा हूँ दोस्तों। आज मैं, ये मेरी फेलोशिप का
ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे अपनी एक पहचान दी, मुझे एक समाज दिया, मुझे जीने का मकसद दिया, मुझे भगवान से पहचान करा के दी, मुझे एक दूसरे को मदद करने की क्षमता दे दी। और ये सभी जो गिफ्ट है उनके लिए मैं फॉर एवर, जब तक जिंदा हूं तब तक अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ऋणी रहूंगा और आज का ये जो दिन है इसकी विशेषता को याद रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच।